ratio and proportions. So ratio of two quantities of the same unit is the fraction a by b. रेशियो को हम लोग रेशियो एक फ्रैक्शन होता है दो क्वांटिटीज़ का. फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं लेकिन ए एंड बी का यूनिट सेम है. सो ए एंड बी का रेशियो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए रेशियो बी. सो इट इज़ इक्वल्स टू ए बाय बी. अब इसके अंदर जो ए होता है उसको एंटीसेडेंट कहते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. ये इसको बोलते हैं एंटीसेडेंट और इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशियो हो 5/7. सो ये हमारे पास एंटीसेडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है. अब रूल्स क्या होते हैं रेशियो के अंदर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशियो है 3/5. तो हम लोग 3/5 को एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से करती हूँ सो इसका मतलब है दोनों को 2 से करेंगे तो ये इक्वल है हमारे पास. 3 को 2 से करेंगे तो 6, 5 को 2 से करेंगे तो 10. यानी कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को सेम से तो ये हमारे पास आएगा और यही रेशियो और ये वाली रेशियो सेम ही है. इसके बाद आते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़. टू रेशियोज़ का इक्वालिटी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो ए रेशियो बी इज़ इक्वल्स टू सी रेशियो डी. सो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं. अब ये दो रेशियो से ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी. ए बाई बी इज़ इक्वल्स टू सी बाई डी. इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये वाला यहाँ इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो डिनोमिनेटर में इस साइड जाके मल्टीप्लाई. सो ऐसे ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू सी बी. अब ए और हमारे पास जो डी है इसको हम लोग क्या कहते हैं. ए और डी को हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं इसको और बी एंड सी हमारे पास मीन होते हैं. तो यहाँ पे देखें तो ए एंड डी हमारे पास क्या थे एक्सट्रीम्स. सो ए और डी एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मीन के प्रोडक्ट के इक्वल है. ए एंड डी एक्सट्रीम्स थे और सी एंड बी हमारे पास मीन्स थे. अब फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है. फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे अगर लिखो ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी सी रेशियो डी. इक्वल की जगह ये वाला साइड. ठीक है. अब इसके अंदर जो डी है वो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है. ठीक है. सो ए बी एंड सी का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो डी है. अब इसी तरह अगर थर्ड प्रोपोर्शन हो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी क्या होगा. थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी सिर्फ अगर गिवन हो तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास जो होगा वो ए बी का फोर्थ प्रोपोर्शन होगा. इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऐसा अगर आपको गिवन हो ए और बी सिर्फ गिवन हो और बोला जाए थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो इसका मतलब है आप ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी फिर ये या इक्वालिटी फिर ये वाला बी फिर दोबारा आ जाएगा और फिर यहाँ पे कोई भी बोल दे. फॉर एग्जांपल मैं एक्स बोल देती हूँ तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है. ठीक है. यानी कि दो अगर गिवन हो आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना तो कैसे करेंगे. ए रेशियो बी फिर इक्वालिटी फिर बी फिर रेशियो फिर एक्स या कोई भी सिंबल. तो ये वाला जो हम लोग फाइंड करेंगे वो होता है थर्ड प्रोपोर्शन. उसके बाद है मीन प्रोपोर्शन. अब मीन प्रोपोर्शन ए और बी का क्या होगा. मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी. मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी. ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन होता है.
उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हो A/B, C/D और एक और हो E/F। सो कंपाउंड प्रोपोर्शन जो होगा हमारे पास वो होगा ACE, यानी कि ये वाली साइड ये और रेशो की दूसरी साइड आ जाएगा B, ये फिर आ जाएगा D, फिर F। इनको मल्टीप्लाई कर देना, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, यानी कि इसको और इसको, और फिर रेशो की जो राइट साइड है उस पर कौन कौन से आ जाएंगे, B, D एंड F। तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर x इंक्रीज़ कर रहा है और इसके इंक्रीज़ करने से y एक और नंबर भी इंक्रीज़ करे, तो हम लिखेंगे कि x के इंक्रीज़ करने से y भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनको जब हम लोग इक्वालिटी में करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आ जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल्स टू ky। अब k कोई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि x जब इंक्रीज़ कर रहा है तो साथ में y भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये डायरेक्ट, इनका रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ऐसा हो हमारे पास कि x के एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा डिक्रीज़ कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में x अगर इंक्रीज़ कर रहा है और इसके इंक्रीज़ करने से y डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में फॉर एग्जांपल एक इंक्रीज़ कर रहा है तो एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन बोलेंगे और ऐसे लिखेंगे। जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है, इक्वालिटी आएगा, तो फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन अगर है कि हम लोगों के पास A/B 5/9 है और B/C 4/7 है, हम लोगों को फाइंड A/B/C करना है एंड A/C करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए A/B हमारे पास है 5/9। अब B/C हमारे पास क्या है, 4/7। अब हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो B की वैल्यू 9 आ रही है और यहाँ पे अगर B की वैल्यू देखें तो 4 आ रही है, ठीक है। A की वैल्यू ये वाली होती है और B की ये वाली। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 4 की जगह हम लोगों ने 9 लाना है, ठीक है, और 4 को हटाना है। सो ये वाला प्रोपोर्शन देखें, B/C 4/7 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाले में जो ग्रेटर है B की वैल्यू वो 9 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 9। तो हम लोगों ने इस वाले में भी B की यहाँ पे वैल्यू 9 लेनी है। अब प्रोपोर्शन में हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम लोगों ने 4 को यहाँ से हटाना है, तो इसका मतलब है 4 को हम ऐसे करेंगे, B/C इज़ इक्वल टू 4 को हटाना है, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 को फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा दोनों के साथ। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ करेंगे, जो भी डिवाइड करेंगे दोनों के साथ करेंगे। अब हम लोगों को 4 तो इसके साथ हो जाएगा कैंसिल आउट। हम लोगों को यहाँ पे क्या लाना है, B की वैल्यू 9 लानी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब हम लोगों ने 9 को दोनों साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, 9 1 9। B/C इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 9,
रेशियो। अब ये 7/9 ये आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास B/C हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने ये इसलिए किया था कि A/B हमारे पास जो था वो 5/9 था। इसका मतलब ये होता है कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। अब दूसरे वाले में क्या थी, B/C में हमारे पास उसकी वैल्यू थी B/C में थी 4/7। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 9 लाना है ताकि कॉन्टीन्यूस एक बने। तो अभी हम लोग देखते हैं A/B/C हमारे पास क्या बनता है। A/B था 5/9। अब B/C हमारे पास क्या आ रहा है 9/63/4। सो B की जगह यहाँ पे भी वैल्यू उसकी क्या आ रही है 9 आ रही है। सो यहाँ पे पहले भी 9 थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 9 बनाया। अब हम लोगों के पास एक कॉन्टीन्यूस बन रहा है। C की वैल्यू आ रही है 63/4। अब ये 4 डिनोमिनेटर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग क्या करेंगे कि सब के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब भी हम लोग रेशियो में करते हैं एक ही नंबर को सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसके साथ करेंगे तो सब के साथ करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 × 4, 9 × 4 और 63 × 4। ये वाला 4 पहले से था। हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन की वो सारी रेशियोज़ के साथ ही करनी पड़ेगी, इससे रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 36 एंड ये वाला आ जाएगा 63। सो हमारे पास A/B/C ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने एक और फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर था A/C फाइंड करना है। सो A/B हमारे पास 5/9 था क्वेश्चन के अंदर, B/C 4/7 था। अब A/B ऐसे अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है A/B = 5/9। B/C ऐसे इसका मतलब है 4/7। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें A/B × B/C, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये वाला इसके साथ, तो ये आ जाएगा 5/9 × 4/7। B इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा A/C = इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4 20 डिवाइडेड बाय 63। तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसको हम लोग रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं, A डिवाइडेड बाय C है, इसका मतलब है A/C = 20 डिवाइडेड बाय 63, 20/63। तो ये इसका आंसर। आगे ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है 4, 9 एंड 12 का। सो हमारे पास 3 है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको ऐसे लिखना है 4/9 = 12 रेशियो। अब फोर्थ नहीं पता हम लोगों को, जो चीज़ नहीं पता उसको लेट से वो x है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 = 12/x। 4/9 को 4 डिवाइडेड बाई 9 = 12 डिवाइडेड बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 4 × x = 12 × 9। अब हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, x = 12 × 9 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 इसके साथ 4 3 12। सो x हमारे पास आ जाएगा 3 × 9। सो x = कितना आ जाएगा 27। सो ये हमारे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। अब हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है 16 एंड 36 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब कहा जाए तो इसका मतलब होता है
हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे 16:36 36 और 4th रेशियो इनका आ जाएगा x। ठीक है, सो हमारे पास इसको 16:36 इक्वल्स टू 36:x ये आ जाएगा। 16/36 इक्वल्स टू 36/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला इसके साथ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 16। सो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। सो ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन है। अब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 0.8 एंड 0.2 का। तो मीन प्रोपोर्शन किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट ए बी के। अब हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ए है एक और ये वाला बी है, ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने पॉइंट को अगर रेज करना है तो पॉइंट जहाँ पे था वहाँ पे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक डिजिट है 0। अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 2, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है तो ये आ जाएगा। अब A2 इज 16 और 10 10 100। तो अगर इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 का स्केयर करें तो वो 16 होता है और 10 का स्केयर करें तो वो 100 होता है। ठीक है, सो इट्स मीन कि ये आ जाएगा 4 स्केयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 स्केयर। सो ये कैंसिल हो जाएगा इसके रूट के साथ, 4/10 इसका आंसर है। इसको हम लोग 2 से अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। सो 2/5 इसका आंसर है। इसको पॉइंट्स में भी हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाएगा 2 को अंदर को 5 से डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास अंदर तो स्मॉल एक अमाउंट है, सो हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें, 20 आते हैं, 5 4 इज़ 20। सो इसको हम लोग 0.4 भी लिख सकते हैं। अब हमें x रेशो y दिया हुआ है और हम लोगों ने इनकी रेशोज़ फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, x रेशो y इज़ इक्वल्स टू 3:4। ठीक है, सो हम लोग इसको लिखेंगे x/y इज़ इक्वल्स टू 3/4। ठीक, अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे 4x + 5y रेशो 5x - 2y। ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब हम लोगों को x/y की वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले रेशो में भी जिससे डिवाइड करेंगे नीचे वाले में भी उसी से डिवाइड करेंगे। हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x डिवाइडेड बाय y प्लस 5y डिवाइडेड बाय y, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या था 5x, इसको भी y से डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 4x/y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5x/y - 2। अब हमारे पास x/y की वैल्यू है वो क्या है, ये। सो हम लोगों ने ये पुट कर देनी, ये आ जाएगा 4 × x/y 3/4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इसकी जगह 3/4 - 2।
अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से कैंसिल आउट हो गया, 3 + 5, और यहाँ पे अगर देखें तो ये आ रहा है 15/4 - 2। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। अब ये वाला 15 अपनी जगह पे है, ठीक है। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 1 से, -2 अपनी जगह पे, 2 के नीचे 1 है 4। अब 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 4 से। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15 - 8/4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 8, इस वाली लाइन को डिवाइडेड बाय 15 - 8 अगर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7/4, 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पे इसका कर देती हूँ सॉल्व। क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 7/4, तो ये आ जाएगा 8 × 4/7। तो 8 4 इज़ 32/7। तो ये इसका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग के पास डिवाइड ₹1162 अमंग A, B एंड C, और रेशियो हमारे पास ये है। सो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है कि सम ऑफ द रेशियोज हमारे पास ये हैं। सो सॉल्यूशन में सम ऑफ रेशियोज अगर हम लोग करें, सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशियोज, क्या क्या है हमारे पास, 35 + 28 + 20। तो इसको सम अगर करेंगे तो हमारे पास 83 आ जाएगा। अब हम लोगों के पास ये अगर देखें तो A, B एंड C, इसका मतलब है A को 35 पार्ट मिला है, टोटल 83 पार्ट्स हैं, ठीक है। 83 में से 35 जो पार्ट्स हैं वो A को मिले हैं, 28 रेशियो जो है वो B को मिली है, इसी तरह C को 20, आउट ऑफ टोटल कितने थे, 83, और अमाउंट कितनी है, 1162। सो A का जो शेयर होगा उसको, A के शेयर में उसको मिले हैं 35 रेशियोज आउट ऑफ 83 जो टोटल थे, और टोटल अमाउंट जो डिवाइड करनी है वो कितनी है, 1162। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 490। अब B का शेयर क्या था, B का था जी 28। सो 28 टोटल कितने थे, 83, ये टोटल है, और अमाउंट जो डिवाइड होनी है वो 1162। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 390 एंड 2 रुपीज़। अब C का शेयर जो है वो कितना है, C का शेयर है जी 20, टोटल सम ऑफ रेशियोज कितना था, 83, मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट इन सब के दरमियान में डिवाइड होनी थी। सो इसका आ जाएगा C का जो हमारे पास आ जाएगा वो 280 आ जाएगा। सो दैट्स इट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा coins in the ratio of 5:9:4 amounting to ₹206. Find the number of the coins। अब एक बैग के अंदर टोटल जो है 206 रुपीज़ है, और जिनमें से 50 पैसा वाले कॉइन हैं और 25 पैसा वाले कॉइन्स हैं और 10 पैसा वाले कॉइन्स हैं, और उनकी रेशियो ये है हमारे पास। अब सबसे पहले जो एक रुपये के अंदर होते हैं वो 100 पैसा होते हैं, और इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास 5 रेशियोज़ हैं हमारे पास
5:9:4। ठीक है, ये रेशियोज है जो गिवन है। अब एक चीज़ के जो 50 पैसा है उसकी रेशियो है 5। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये 50 पैसा है, इसकी रेशियो है 5। ये जो 25 पैसा है इसकी रेशियो है 9। और ये जो 10 पैसा है इसकी रेशियो है 4। अब जो 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसाज होते हैं? 2 पैसाज होते हैं। अब ये जो रेशियो है, ये वाली रेशियो 50 पैसा की थी। ठीक है, और ये वाली जो थी ये 25 पैसा की थी, और ये 10 पैसा की। अब 1 रुपये के अंदर कितने 50 पैसाज हो सकते हैं? वो 2 पैसाज हो सकते हैं। ठीक है, अब 25 पैसा 1 रुपये के अंदर कितने होंगे? 4। 25 4 इज़ 24। 25 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 100 आएगा। अब 10 पैसा कितने होंगे 1 रुपये के अंदर? 10। ठीक है, 10 10 इज 10 10 सर 100। सो हमारे पास ये रेशियोज आ गई। पहले क्या थी? 5:9:4। लेकिन हम लोगों के पास इन सारी रेशियोज़ को रुपीज़ में करके देखते हैं ना, कि 50 पैसा 2 होते हैं तो तब हमारे पास 1 रुपये बनता है। 25 पैसा 4 होते हैं तो तब हमारे पास 1 रुपये बनता है। एंड 10 पैसा 10 होंगे तो तब हमारे पास 1 रुपये बनेगा। सो ये सारे रुपये में आ गई अब रेशियो। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इनकी डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे। सो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी जैसे किया, जिसके साथ भी हम लोग कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे रेशियोज़ के साथ करेंगे, या डिवाइड भी करेंगे तो सबके साथ। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2 क्या आ जाएगा? 5। ये किससे होएगा? 2 से, और ये 5, और फिर इसका क्या आ जाएगा? सॉरी, हम लोग ये एलसीएम लेंगे जब इनके डिनोमिनेटर्स का, जैसे हम लोग लेते हैं तो वो हमारे पास 20 आएगा। सो 20 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा? ये सारे डिनोमिनेटर्स ख़त्म होंगे। तो एलसीएम हम लोग कैसे करते हैं? 2 4 एंड 10। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1 is 2 एंड 5 फिर रह गया, और 5 1 is 5। सो इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, 10 2s are 20। सो हम लोगों ने 20 से इनको मल्टीप्लाई करना है। 5/2 मल्टीप्लाई बाई 20 रेशियो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 20 रेशियो 4/10 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 रेशियो 9 5 45 एंड 8। सो ये हमारे पास उनकी रेशियोज़ हैं जो कि रुपीज़ के अंदर है। 50 रेशियो 45 रेशियो 8। अब हम लोगों ने इन सारी रेशियोज़ को सम कर देना है। तो जब हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी, सम इनका आ जाएगा 50 + 45 + 8 इज़ इक्वल टू 103। तो जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था, अब टोटल अमाउंट क्या है? 206। इसको हम लोगों ने इन रेशियोज़ के ऊपर देखना है कि इन रेशियोज़ के साथ डिवाइड करना है। अब 50 पैसाज वाले जो कॉइन्स थे वो हमारे पास क्या रेशियो है इनकी? 50। और टोटल हमारे पास कितने हैं? सम ऑफ रेशियोज़ क्या है? 103। और जो अमाउंट हमारे पास टोटल है जिसको डिवाइड करना है वो है 206। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा RS 100। उसके बाद हमारे पास 25 पैसा वाले कॉइन थे, वो हमारे पास कितने थे? 45 उनकी रेशियो थी। टोटल रेशियो हमारे पास क्या है? सम ऑफ रेशियो 103
साथ में टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास है 206 जो कि बैग के अंदर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹90, यानी कि 25 पैसा वाले हम लोग अगर काउंट करें सारे कॉइन्स तो वो ₹90 बनते हैं। 50 पैसा वाले काउंट करें तो वो हमारे पास ₹100 बनते हैं। अब 10 पैसा वाले कितने थे? 10 पैसा वाले हमारे पास थे 8, उनकी रेशियो थी। टोटल सम ऑफ रेशियोज 103 थी और जो अमाउंट बैग के अंदर थी वो 306 थी। इसको अगर सॉल्व करें तो 10 पैसा वाले हमारे पास जो हैं वो इक्वल है ₹16 के। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50 पैसा वाले जो थे वो सारे कॉइन्स अगर काउंट करें तो वो ₹100 बना रहे हैं, ठीक है, 100 वो हैं। और 25 पैसा वाले अगर काउंट करें तो वो हैं हमारे पास ₹90। एंड ये वाले 10 पैसा वाले काउंट करें तो ये हमारे पास है ₹16। इसका मतलब है ये हमारे पास बैग के अंदर जो 50 पैसा हैं वो हमारे पास ₹100 हैं, उनको काउंट करें तो 25 पैसा वाले हमारे पास अगर काउंट करें तो वो ₹90 बना रहे हैं। और 10 पैसा वाले काउंट करें तो वो हमारे पास 16 है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि कॉइन्स फाइंड करने कि कॉइन्स कितने। अब 50 पैसा ₹100 बना रहे हैं तो 50 पैसा ₹1 के अंदर हमारे पास 250 पैसा हो सकते हैं ना। तो ₹1 के अंदर 100 पैसा होते हैं तो 50 पैसा हमारे पास नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने होंगे? वो होंगे 50 पैसा वाले ₹100 बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ₹1 के अंदर कितने हमारे पास 50 पैसा हो सकते हैं? 2। सो ये आ जाएगा 200। अब 25 ये वाला इसके लिए था। अब 25 वाले के लिए 25 पैसा के वो हमारे पास है ₹90 बना रहे। तो ₹1 के अंदर कितने 25 पैसा हो सकते हैं? 4, ठीक है, क्योंकि ₹1 के अंदर 100 पैसा होते हैं। तो 25 पैसा वाला कॉइन कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 4 कॉइन्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 कॉइन्स। और नंबर ऑफ 10 पैसा वाले कॉइन्स वो आ जाएंगे हमारे पास